नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के ऐसे बादशाह के बारे में जिसे भारतीय इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है। उन्हें 23 भाषाओं की काफ़ी अच्छी जानकारी थी और ज्योतिष विद्या में, खगोल विद्या में और गणित विद्या में भी काफ़ी अच्छी जानकारी उन्हें प्राप्त थी। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। लेकिन उनको पागल बादशाह या रक्त पिपासु अर्थात रक्त को पीने वाला बादशाह कहा गया। आखिर क्या वजह थी, क्या नीतियाँ थी या क्या उनकी रणनीति थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्हें पागल बादशाह कहा गया। भारतीय इतिहास में उन्हें पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत में दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के ही शासन काल में एक कुशल योद्धा था जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने मंगोलों के खिलाफ काफी लड़ाइयाँ लड़ी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोल आक्रमणकारी काफी प्रभावी हो गए थे। लेकिन उनको रोकने का काम गाजी मलिक का था। गाजी मलिक की इसी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगाया गया था, जिसकी वजह से मंगोल आक्रमणकारी भारत में घुसने में नाकाम रहे थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1316 में, और 1316 से 1320 के बीच में खिलजी वंश का कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो भारत को संभाल सके, और 1320 में खिलजी वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना होती है और गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत और भारत का शासक बनता है। अब दोस्तों, गाजी मलिक के सामने काफी समस्या थी। एक तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए साम्राज्य को पुनः वापस से स्थापित करना था, और आर्थिक समस्या भी उस समय काफी बढ़ गई थी। इसी बीच गाजी मलिक को युद्ध अभियान के लिए बंगाल जाना पड़ा, और बंगाल में उस युद्ध अभियान में गाजी मलिक और राज्य की सारी संपत्ति लगभग खर्च हो चुकी थी। अब दोस्तों, गाजी मलिक ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, उसको भरपाई के लिए कई कदम उठाए। जैसे उन्होंने अमीरों को जो संपत्ति दान में दी गई थी, संतों को जो संपत्ति दान में दी गई थी, जैसे निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में रहते थे, उनको जो भूमि दान में दी गई थी और संपत्ति दी गई थी, उनको उन्होंने वापस लेने का प्रयास किया। और बंगाल से वापस आते समय उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मैं आ रहा हूँ और वापस आने पर आप अपनी संपत्ति और भूमि को वापस मुझे दे दे। लेकिन दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। ये प्रसिद्ध कथन आज भी चलता है कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। आखिर बंगाल से दिल्ली तक आओगे, दिल्ली अभी दूर है, उसमें काफी समय लगेगा। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दक्षिण भारत में देवगिरी का गवर्नर हुआ करता था। उन्होंने अपने पिता गाजी मलिक जो बंगाल में विजय अभियान करके लौट रहे थे, उनके विश्राम के लिए उत्तर प्रदेश में एक लकड़ी का महल बनवाया। उस महल में उससे ठहरने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन दोस्तों, उनके जो ठहरने के दौरान कहा जाता है कि उस समय वहां पर हाथियों की दौड़ करवानी थी। हाथियों की दौड़ करवाने की वजह से जो महल बनवाया गया था लकड़ी का, वो ढह गया, और उसी महल में ढहने के कारण या दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। इस मौत के लिए जोना खान को अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने ही उस महल का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों, 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, और 1325 से 1351 तक वह भारत पर शासन करता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक को जो बिखरा हुआ साम्राज्य था उसको समेटने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और पहले ही आर्थिक रूप से राज्य काफी कमजोर हो चुका था, और उधर से मंगोल आक्रमण का भय भी काफी सताने लगा था। तो उन्होंने सबसे पहली गलती ये करी कि उन्होंने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जो देवगिरी में पहले वो रहा करता था, गवर्नर था, वहां पर उन्होंने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। अब स्थानांतरित करने के साथ साथ तो ये तो नहीं है कि राजा वहां से आकर यहाँ बैठने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर सारा जो सेना की जिम्मेदारी है, सारा सेना का साजो सामान और काफी कुछ जो पब्लिक वहां पर रहती है, जनता वहां पर रहती है, उनका भी स्थानांतरण करना पड़ता है। और वो सभी स्थानांतरण के साथ साथ राजधानी में ही रहने के लिए आ जाते हैं। जब वो राजधानी के रहने के लिए आया तो वहां पर काफी अकाल पड़ा हुआ था और काफी सूखा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर काफी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत वापस अपनी राजधानी वापस दिल्ली स्थानांतरित कर दी। तो ये आने जाने में जो खर्चा हो रहा था, वो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। अब दोस्तों, दूसरी गलती उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की
कि उन्होंने जब उस समय जब अकाल पड़ रहा था जनता के ऊपर, तो उस समय उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को भरने के लिए उन्होंने जनता पर कर लाद दिए और कर बढ़ा दिए, जितने पहले से लगे हुए थे उससे ज्यादा और कर बढ़ा दिए, जिसकी वजह से उन्हें अनेक जगहों पर जनता का या किसानों का विद्रोह का सामना करना पड़ा। दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उन्होंने अपनी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए सोचा कि क्यों ना चांदी के सिक्के की जगह तांबे या कांसे का सिक्का चला जाए, उसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर ही रखा जाए, क्योंकि सरकार के खजाने में चांदी कम थी और तांबा या कांसा सस्ता पड़ता था, तो उसमें बनाने में उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ये जैसे बात ऐसे हो गई जैसे नोट छापकर गरीबी दूर करना। दोस्तों, वह एक उल्टा दांव पड़ गया और जगह जगह तांबे कांसे के सिक्के चलने लगे, जिसकी वजह से उन्हें और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा गलत निर्णय था, क्योंकि नोट छाप के कभी भी गरीबी दूर नहीं की जा सकती। अब दोस्तों, उन्होंने चौथी सबसे बड़ी गलती एक और की। उन्होंने क्या किया कि जब जनता विद्रोह पर उतर आई थी और उन्होंने सोचा कि उन्हें राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने 3,70,000 की सेना इकट्ठी की और उन्होंने प्लान बनाया कि अब हम ईरान खुरासान जो ईरान का पहले का नाम था, वहां पर आक्रमण करेंगे और उसको जीतकर वहां की संपत्ति लूट कर लाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने प्लान बनाया और 1 साल तक उन्होंने अग्रिम वेतन भी दिया। लेकिन लास्ट में क्या किया कि सेना तो ये सोच रही थी कि चलो युद्ध के लिए जाएंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने वहां से संधि कर ली। अब जो सेना का जो मनोबल था वो बिल्कुल गिरने लगा था, तो उन्होंने सोचा मोहम्मद बिन तुगलक कि ये सेना का क्या किया जाए, इनको तो युद्ध लड़ना बहुत जरूरी है और राष्ट्रवाद फैलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता तो वैसे ही विद्रोह कर रही थी। तो उन्होंने उसकी एक और गलती की कि जो सेना थी उनको कराचील अभियान के लिए भेज दिया। कराचील जो हिमालय के कुमायूं जिले में पड़ता है, वहां पर भेज दिया। वहां पर कुछ था ही नहीं। वहां पर जब सेना गई तो वहां पर आपस में ही संघर्ष करके वहां पर लड़ मर गई। तो यह सबसे बड़ी गलती उन्होंने एक और की। इस तरह से उन्होंने एक के बाद एक कई गलतियां की, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेरा साम्राज्य बीमार पड़ गया है, रुग्ण पड़ गया है। हालांकि ऐसा नहीं था। 1351 में उसकी जब मृत्यु हो गई तो बदायूंनी इतिहासकार बदायूंनी कहता है कि राजा को एक प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। इस तरह से उन्होंने इतने पढ़े लिखे विद्वान या इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह होने के बावजूद भी गलतियों पे गलतियां की, जिसकी वजह से 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, जो दिल्ली सल्तनत से टूटकर बना था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर ली, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। इस तरह से दिल्ली सल्तनत से 2 मुख्य साम्राज्य टूटकर अलग हो गए, जिसका यही परिणाम था कि दिल्ली सल्तनत बाद में बहुत छोटे हिस्से में रह गया था, बहुत छोटे क्षेत्रफल में रह गया था। इस तरह दोस्तों, ये कहानी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।